हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर वाइज। आपको पता है कि एमसीक्यू जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई की एग्जाम हो चाहे वो गुजरात बोर्ड की एग्जाम हो, दोनों में ये सेक्शन ए वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जहां पे आपको या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो 0 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा और कोई मार्क्स आपको जैसे कि हाफ मार्क्स नहीं मिल सकता, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से सब्सटेंस के पास मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन में दो मेटल्स दिए हैं, एक है कॉपर और दूसरा है आयरन। और इसमें जो है कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू आयरन, इसलिए इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। सेकंड में पूछा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी, चैप्टर नंबर 12 जब मैंने आपको सिखाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। मतलब कि एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऐसा जो है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो फटाफट ये दोनों काम कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इस पे कमेंट भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इंडिकेट द वोल्टेज। तो वोल्टेज का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन को हम W से डिनोट कर सकते हैं। अब चार्ज क्या है, तो चार्ज की जगह पे हम करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। दैट मीन्स आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 विच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आना चाहिए जूल्स पर कूलम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन विच फैक्टर्स डज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है टाइप ऑफ मटेरियल और दूसरा होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें मटेरियल के रिगार्डिंग क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो है वो रेजिस्टेंस के लिए है और हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी का पूछा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास एक 5 ओम वाला एक बड़ा सा रजिस्टर वायर था, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। जब हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वायर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम जितना। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 होता है 1। अब हमें पूछा है दिस पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि अब ये जो 1 ओम के रेजिस्टेंस है जो हमने 5 कट किए थे उन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो उस केस में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/R1 + 1/R2 पैरेलल कनेक्शन के लिए
अप टू ये होता है 1/Rn। तो इस केस में हम क्या लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट का 5। लेकिन हमें तो सिर्फ इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 1/5 ओम, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी गिवन बिलो सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सर्किट प्रोवाइड की है और यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले ये कौन से टाइप के कनेक्शन में होगी। तो अगर आपने कहा सीरीज कनेक्शन, दैट मीन्स यू आर करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे करंट के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पाथ है उसी में करंट ट्रैवल करने वाला है। दैट मीन्स ये सब कुछ हो जाएगा सीरीज कनेक्शन में। और सीरीज कनेक्शन में आंसर क्या निकलता है इक्विवेलेंट का, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 एंड 5। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू 2 है। तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा इन सबको ऐड करके 10 ओम जितना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर अ गिवन बिलो सर्किट। यहाँ पे जो हमें सर्किट दी है उसका पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ कर लेने की, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि करंट कहीं से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो जब हम देखो यहां से करंट को पास करेंगे तो वो जो करंट है वो ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सम अमाउंट में करंट यहाँ पे जाएगा, सम अमाउंट में करंट जो है वो यहाँ से जाएगा। और जब करंट डिवाइड होता है तो ये बनती है पैरेलल सर्किट, मतलब कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले के साथ पैरेलल में है। अब देखो ऊपर की तरफ जो करंट जा रहा है 4 ओम में, वही करंट जो है वो इस 4 ओम में जाने वाला है। दैट मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, तो वो बन जाएगा सीरीज में। तो 4 और 4 का सीरीज क्या बनेगा, 8 ओम। और नीचे हमें दिया हुआ है अगेन 8 ओम। ये दोनों कैसे है, तो पैरेलल में। और 8 और 8 का तुम पैरेलल में निकालोगे इस फॉर्मूला को यूज करके, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 ओम जितना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर अ गिवन बिलो सर्किट इज डैश। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे जो है इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 और 5 जो है वो पैरेलल में है। तो जब इसको पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, कैसे पता चला, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, दोनों की सेम वैल्यू है, तो वो जो आंसर होता है ना वो हमेशा हाफ हो जाता है। तो ये ट्रिक आप याद रखना। तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 2.5। फिर आप देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, दैट मीन्स उसका आंसर होगा 10 ओम। तो 2.5 और 10 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5 ओम जितना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो किलोवाट आवर जो है वो एक्चुअल में होता है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, जो हमारे घर पे बिल आता है और वहां पे जब वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1.1 किलोवाट when 220 volt voltage applied to it, how much current will be flowing through it। ठीक है, हमें यहाँ पे पावर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर का 1.1 किलोवाट, मतलब कि 1100 वाट होगा। और हमें वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। हमें यहाँ पे पूछा है करंट कितना होगा। तो पावर, करंट और वोल्टेज का रिलेशन जो है वो होता है P इज इक्वल टू आई वी। तो अगर तुम्हें I फाइंड करना है तो क्या बनेगा, P अपॉन V। P कितना दिया है, तो 1100। वोल्टेज कितना दिया है, 220। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दोगे,
110 को 22 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, तो कोई भी आयनिक सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। और वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो होते हैं आयंस। और कौन से आयंस, तो दोनों। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्योर वाटर इज डैश फॉर इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर का मतलब जिसके अंदर कोई आयंस नहीं है, कोई टाइप के सॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के वाटर को कहा जाता है इंसुलेटर। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। उसको हमें मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो मिली एम्पियर में ऑलरेडी 10⁻⁻³ है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 10⁻⁻³ लिखना चाहिए। तो 10⁻³ और 10⁻³ मिलके 10⁻⁻6 बन जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 10⁻⁻3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1 एम्पियर मीन्स डैश मिली एम्पियर। अगेन मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻3। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 1 एम्पियर जितना होगा। तो आगे अगर हम 10⁻+3 लिखेंगे तो ये +3 और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻0। और 10⁻0 क्या होगा, 1। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻3। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ डैश। तो ओम इंटू मीटर जो है वो रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है, ये पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है, एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है। क्यों मेल्ट होता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसलिए इसका आंसर आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन सर्किट डायग्राम डैश इज कनेक्टेड टू मेजर करंट इन द सर्किट। हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो एक्स दिया है वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो करंट को मेजर करेगा। तो करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर सीरीज में। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में से रॉन्ग कौन सा है। फर्स्ट दिया हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, तो ये करेक्ट है। The unit of current is named after French scientist Andre Marie Ampere, ये भी करेक्ट है। The emitter is always connected in parallel, तो ये हो गया गलत। ठीक है, एमीटर को हमेशा सीरीज में रखा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब हैव। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है Q इज इक्वल टू NE, वेर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हमें यहाँ पे Q की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N को फाइंड करना है तो ये पार्ट जो है वो चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes through the filament of a bulb for 10 minutes, then find the total electric charge flowing through it। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में करंट की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू, ठीक है, और हमें टाइम दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब होता है 600 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे टोटल चार्ज मतलब कि Q फाइंड करना है। तो Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखे तो IT होता है, ठीक है, I इज इक्वल टू Q बाई T में से हमने निकाला। Q की जगह पे मैं IT लिख सकता हूँ।
दैट मीन्स मुझे यहाँ पे आई दिया है 0.5 और टाइम दिया है 600। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो 600 का हाफ मतलब कि 300 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट? कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है? तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करेक्ट है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये भी करेक्ट है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है, ये भी हमें ओम्स लॉ से पता चला, ये भी करेक्ट है। आर इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये आएगा हमारा डी वाला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल ऑफ रियोस्टेट? रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, तो एक्चुअल में देखने जाए तो ये और ये दोनों करेक्ट सिंबल है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट हमें पूछा है निशा मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्सपेरिमेंट विथ अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। How will she connect the voltmeter in the circuit to measure the potential difference between two points? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो आएगा इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन to carry 2 coulomb of charge between 2 points having potential difference 6 volt? तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू दी है और हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी है, हमें वर्क निकालना है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। W को तुम सब्जेक्ट बनाओगे तो आएगा Q इंटू V, मतलब कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 12 जूल्स। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज डबल देन व्हाट हैपेंस टू द करंट एज पर ओम्स लॉ? आपको पता होना चाहिए कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैंने रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा करंट। दैट मीन्स 2 टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब होता है हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। What is the instrument used to change the circuit resistance in an electric circuit? किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम यहाँ पे? तो हमने थोड़ी देर पहले देखा रियोस्टेट, उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमें पूछा है वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब? तो हमें ऐसा वायर यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, इसलिए इसका आंसर आएगा टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय पेयर इज रॉन्ग? ठीक है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में जो टंगस्टन है ना वो एक गलत पेयर है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली एस। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हमें पूछा है 1 यूनिट इज इक्वल टू डैश जूल। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे होता है एक्चुअल में 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है उसको मेजर करने के लिए काम में आता है। तो उसका आंसर होता है 3.6 मेगा जूल। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt generator. A current of 0.50 ampere is flowing through it. What is the power of the bulb? ठीक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे करंट दिया है, हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला करंट और वोल्टेज के फॉर्म में होता है P इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 220 और 0.5 को, मतलब कि उसका आंसर हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर आएगा 110 वोल्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमने थोड़ी देर पहले किया वैसा ही है। ठीक है, मिली यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे माइक्रो है, तो मिली को माइक्रो में जैसे कन्वर्जन करना होता है तो उस केस में यहाँ पे जो है हम लिखेंगे हमारा आंसर 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है 10 joules of work need to be done to bring
2 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन दिया हुआ है और चार्ज दिया है। ठीक है, तो वर्क डन और चार्ज को डिवाइड करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V मिलता है। V इज इक्वल टू मिलता है W/Q। तो उस केस में इन दोनों को डिवाइड कर दो, 10/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वेयर इज अ डिफेक्ट इन द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट प्रीपेड बाय प्रनिल शाह। He reviews with his friend Vijay to suggest him which component is not properly connected in the circuit. What is the error in the connection according to you? ठीक है, यहाँ पे हमें देखो पूरी एक सर्किट जो है फ्रेम करके इन्होंने बताई हुई है, कौन सा कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। तो उन दोनों को देखो इन्होंने यहाँ पे चेंज करके दिखाया। यहाँ पे एक्चुअल में वोल्ट मीटर आना चाहिए और यहाँ पे एक्चुअल में एमीटर आना चाहिए। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के हमने ये फॉर्मूला को ऑलरेडी यूज कर लिया है। एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज के फॉर्म में V²/R। एक और फॉर्मूला होता है करंट के फॉर्म में I²R। ये फॉर्मूला नहीं होता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, IR²। नेक्स्ट हमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर। ओके, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2, 1/3 और 1/6। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, इसको यहां से डिवाइड करोगे तो 2, इसको यहां से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो 3 and 2 5, 5 + 1 6, 6/6 हुआ, मतलब कि आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो अगेन हम सॉल्व कर दे 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3, 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1। तो क्या हुआ 10/30। लेकिन ये तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या आएगा 3 ओम। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ओम। तो यहाँ पे हमने टोटल 37 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके आंसर्स को रिप्लाई कर दूंगा और आपके सारे डाउट्स को जो है वो सॉल्व कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर कर देना। और हाँ, अगर किसी ने अभी तक गाला पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो टोटल 6 गाला पेपर का सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे जाके आप अपने गाला पेपर्स को भी जो है वो देख सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और उसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम वापस से सॉल्व करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।